हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शमुखी कोचिंग। शमुखी कोचिंग में आप सभी बच्चों का अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार पुनः हम आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। आज हम फिर उपसंयोजन यौगिक का जहां तक हम पिछले क्लास में पढ़े थे उससे आगे की ओर आज पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम एग्जाम के दृष्टिकोण से आज सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, यानी कि लिगेंड क्या होता है, लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, धनायन लिगेंड, उदासीन लिगेंड, ऋणायन लिगेंड। उसके साथ साथ हम जब एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड, चतुष्दंतुक लिगेंड, जब हम दंतुकता के आधार पर पढ़ेंगे तो इस टाइप का लिगेंड आएगा। जब हम आवेश के आधार पर पढ़ेंगे तो आपका ऋणात्मक लिगेंड, धनात्मक लिगेंड, उदासीन लिगेंड होगा। तो आज हम बच्चों अपने इस क्लास में हम कवर करेंगे केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड के प्रकार। चलिए हम देखते हैं आगे की ओर। सबसे पहले सवाल उत्पन्न होता है बुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु कहते किसको है। ध्यान दीजिएगा बुआ, सबसे पहला प्रश्न उठता है बुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु कहते किसको है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु कहने का मतलब वो होता है बाबू जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी क्या, लिगेंड जिसको इलेक्ट्रॉन देगा वही केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा बाबू रे सोना डी ब्लॉक का होता है तत्व। हमेशा याद रखना, जो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं बुआ वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम किसको कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान के चलिए यहां पर CO है, यहां पर NH3 का होल 6 है और यहां पर 3+ है। एक और एग्जांपल सर ले लीजिए ना, तो लीजिए सर, एक Fe है, एक यहां पर Cn है, Cn का होल 6 है, इसके ऊपर में 3- है। अच्छी बात है सर। बुआ यहां पर आप जो ये देख रहे हैं, यहां पर ये जो देख रहे हैं वो कोबाल्ट, रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए यहां पर हम देखते हैं ये जो कोबाल्ट है, यहां पर जो देखते हैं बुआ ये जो आयरन है, ये किस ब्लॉक का तत्व है। आपको पता होगा कि सर आप एक बात सिखाए थे। क्या सिखाए थे कि सर जी जैसे हम कोबाल्ट लिए, आपको पता होगा स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26 और कोबाल्ट 27 हम आपको सिखाए हुए हैं। तो भाई जब कोबाल्ट 27 होता है तो हम देते हैं 1s2, हम देते हैं 2s2, हम देते हैं 2p6, हम देते हैं 3s2, हम देते हैं 3p6, हम देते हैं 4s2, हम देते हैं 3d। गिन लीजिए, 2 2 4, 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 7 27। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर बउआ हम यह देख रहे हैं कि जो कोबाल्ट का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो आपका जा रहा है डी कक्षक में। जब बउआ इस तरीके से आपका डी कक्षक में लास्ट इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करे तो उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, उसको हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। याद रखना बुआ। यहां पर क्या बोले, आयरन, आयरन के बारे में समझिए। आयरन होता है 26, 1s2 होता है, 2s2 होता है बुआ, 2p6 होता है बुआ, 3s2 होता है बुआ, 3p6 होता है, 4s2 होता है, 3d6 होता है। रे बाबू ध्यान दो, अंतिम इलेक्ट्रॉन आयरन का कहां पर जा रहा है, डी कक्षक में। तो सर आप तो बताए थे कि जब भी हम किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उसका आउटर मोस्ट सेल में अगर डी कक्षक में, डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो इस बात से एक चीज तो स्पष्ट हो गया। क्या स्पष्ट हुआ सर जी? स्पष्ट ये हुआ बुआ कि केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा, केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा डी ब्लॉक के
डी ब्लॉक के तत्व होंगे, डी ब्लॉक के तत्व होंगे। याद रखना, ऑब्जेक्टिव की बात है, ऑब्जेक्टिव है भैया, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये डी ब्लॉक के तत्व हमेशा जो होते हैं वही केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। अब क्या होगा, अब एक चीज आप यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा सब बच्चा, यहां पर बउआ लोग एकदम ध्यान से देते रहिए, यहां ध्यान दीजिए। ये Fe है, ठीक है, Fe है। और यहां पर ये जो आपको कोष्ठ में बन रहा है, जो साइनो है, जिसको साइनाइड कर रहे हैं, ये हमारा लिगेंड है। अरे भैया यही तो अपना देगा, यही तो आपको Lp यहां इसको देख के अपना बॉन्ड बनाएगा। तो Cn कितने तरफ से आ रहा है, 6 तरफ से आ रहा है, यानी कि Cn एक यहां से आ रहा है, यानी कि एक Cn यहां से आ रहा है, यानी कि एक आपका यहां से आ रहा है, यानी कि एक आपका यहां से आ रहा है, यानी कि एक आपका यहां से आ रहा है, यानी कि एक आपका यहां से आ रहा है। गौर से देखिए, 6 हो गया। और जब 6 हो गया उसके बाद हम इसको एक कोष्टक में बंद कर देंगे। इस प्रकार हम बताए थे हमेशा कि उपसंयोजन यौगिक कोष्टक में बंद रहता है। और उसके बाद यहाँ जो इसका चार्ज लिखा हुआ था, जो चार्ज था यहाँ पर वो चार्ज आपका हम लिख दिए। बउआ जब इस प्रकार से जब हम इस आयरन को सजाए हैं तो आपको देख के नहीं लग रहा है कि सर जी इसका एक आकृति आपका बन रहा है, एक ज्यामितीय आकृति आ रहा है, एक ज्योमेट्रिकल शेप आ रहा है सर। और जब ज्योमेट्रिकल शेप हो और केंद्रीय धातु परमाणु चारों तरफ से लिगेंड से घिरा हो, चाहे वह लिगेंड उदासीन हो, चाहे वह लिगेंड ऋण आयन हो, चाहे वह लिगेंड धन आयन हो, जब सेंट्रल एटम चारों तरफ से लिगेंड से घिर जाए और उसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति बन जाए बउआ, तो उसी चीज को हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। याद आ जाएगा। परिभाषा तो अभी हम लिखेंगे, डिफिनीशन हम लिखेंगे, लेकिन भाई हम पढ़ाते पढ़ाते आप समझिए कब डिफिनीशन होता है। हम क्या बोले कि पहले कि केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। दूसरी बात, केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से लिगेंड घेरेगा। अब लिगेंड उदासीन भी हो सकता है, लिगेंड धनात्मक भी हो सकता है, लिगेंड ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके बाद जब लिगेंड चारों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को घेरेगा तो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त हो जाएगी। और जब इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो जाएगी तो उसी को हम कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। तो चलिए सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। ध्यान देना सब बच्चा, ध्यान देना, ध्यान एकदम देते रहिएगा। क्या हो जाएगा, धातु परमाणु या आयन जो निश्चित संख्या में बहुत ध्यान दे ले रहना, जो निश्चित संख्या में आयन या समूह के साथ संयोजक परमाणु। याद आ जाएगा। परिभाषा तो अभी हम लिखेंगे, डिफिनीशन हम लिखेंगे, लेकिन भाई हम पढ़ाते पढ़ाते आप समझिए कब डिफिनीशन होता है। हम क्या बोले कि पहले कि केंद्रीय धातु परमाणु हमेशा डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। दूसरी बात, केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से लिगेंड घेरेगा। अब लिगेंड उदासीन भी हो सकता है, लिगेंड धनात्मक भी हो सकता है, लिगेंड ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके बाद जब लिगेंड चारों तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु को घेरेगा तो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त हो जाएगी। और जब इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो जाएगी तो उसी को हम कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। तो चलिए सबसे पहले हम केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। ध्यान देना सब बच्चा, ध्यान देना, ध्यान एकदम देते रहिएगा। क्या हो जाएगा, धातु परमाणु या आयन जो निश्चित संख्या
जो निश्चित संख्या में, जो निश्चित संख्या में, बहुत ध्यान दे ले रहना, जो निश्चित संख्या में आयन या समूह, आयन या समूह के साथ संयोजित होकर, के साथ संयोजित होकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का संकुल बनाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। क्या बोले? धातु परमाणु या आयन, जो निश्चित संख्या में आयन या समूह के साथ, ये आयन या समूह कहने का मतलब यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो गया धनात्मक आयन कभी रहेगा, कभी ऋणात्मक रहेगा, जिसको हम लिगेंड बोलते हैं, उसके साथ संयोजित होकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का संकुल बनाती है, उसको केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। जैसे यहां पर लिखना बउआ, ध्यान दे ले रहना, जैसे हम लेते हैं कोबाल्ट NH3 है, होल 6 है, यहां पर 3+ है, ये हो गया आपका, इसमें हो गया ये जो होता है ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। जैसे एक और ले लीजिए, जैसे ये होता है Fe, यहाँ पर है आपका Cn का होल 6, यहाँ 3-, ये जो है Fe, यह सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम में हमेशा याद रखना कि ये जो होते हैं, ये हम इसके बारे में बोले हैं धातु परमाणु या आयन। ये हो गए धातु परमाणु आयन, जो एक निश्चित संख्या में, यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 6 है, कभी 4 हो सकता है, कभी 2 हो सकता है, निश्चित संख्या में आयन या समूह के साथ, ये इस वाले को हम बोल रहे हैं आयन या समूह। जैसे अभी ये उदासीन है, ये उदासीन समूह हो गया NH3, जैसे ये Cn, ये ऋणात्मक समूह हो गया। तो उदासीन क्या बोले, आयन या समूह के साथ संयोजित होकर निश्चित ज्यामितीय आकृति का संकुल बनाते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। और हमेशा याद रखना, क्या गुरुजी याद रखे, सेंट्रल मेटल एटम हमेशा डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, हमेशा याद रखना चेला, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इस तरीके से केंद्रीय धातु परमाणु हमारा खत्म हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। अगर किसी बच्चा को इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप जरूर से जरूर पूछने का कोशिश कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए, कंटेंट आपको मिलते रहेगा सुपर से सुपर। चलिए अब इससे आगे की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए, केंद्रीय धातु परमाणु टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बाबू अब हम लेके चलते हैं आप लोगों को लिगेंड्स के बारे में। ओके, लिगेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जब तक आप लिगेंड्स और सेंट्रल एटम को नहीं पहचान पाइएगा तब तक आप उपसंयोजन संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर और इसका नाम IUPAC ये आपसे संभव नहीं हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिगेंड्स में आते हैं कि लिगेंड्स कहते किसको है। देखिए, लिगेंड्स के बारे में अगर समझना है तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे NH3 होता है, इस NH3 को बउआ ध्यान दो ना, इस NH3 को बाबू नाइट्रोजन यहाँ है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिमा में 5 को इलेक्ट्रॉन होगा। तो नाइट्रोजन का 1 दिए, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ये वाले हो गए, हाइड्रोजन के साथ मिल गया। और यहाँ Lp है, ये Lp है। अब यही वाले इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा? सेंट्रल मेटल एटम को जाएगा। यानी कि लिगेंड ही हुआ है जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं तथा केंद्रीय परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाने का काम करते हैं। यहां पर ये वाले याद है, इंट्रोडक्शन क्लास में बोले थे, ये आपका सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध होता है। तो जो उप सहसंयोजक बंध बनाने का जो काम करे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो उप सहसंयोजक बंध बनावे,
सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे वही तो कहलाता है भैया लिगेंड। ये जो लिगेंड है बाबू ये उदासीन लिगेंड है। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे H2O के बारे में आप सोचिए, यहाँ पर O हो गया, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, आउटर मोस्ट सेल में बुआ 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता है। अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये 6। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, हो तो गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब ये दोनों बनाने का काम करेगा, दोनों बनाने का काम करेगा। अब क्या है, अब ये देगा, किसको देगा? सेंट्रल मेटल एटम को अपना वाला इलेक्ट्रॉन युग्म, सेंट्रल मेटल एटम को अपना वाला इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। तो जब ये जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म दे, जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या बनावे? उपसंयोजक बंध बनावे। क्या बनावे? उपसंयोजक बंध बनावे, उसी को हम कहते हैं लिगेंड। तो लिगेंड्स का आपको दो परिभाषा हम आपको बता दिए यहां पर कि लिगेंड्स वे होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। लिगेंड्स वो होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ उपसंयोजक बंध में बंधे रहते हैं। और लिगेंड का अलग अलग प्रकार होता है, ये दोनों उदासीन की तरफ आ गया, इस पर चार्ज नहीं था। लेकिन अगर साइनाइड की बात करें, साइनाइड, तो साइनाइड क्या होता है याद कीजिए ना भाई। साइनाइड में क्या हो जाएगा? बाह्यतम कक्षा में इसका 3 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम कक्षा में कार्बन जो है, कार्बन जो है वो है ये 2 4 है, बाह्यतम में 4 आ गया। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, ले लीजिए। तो 5 1 2 3, यहाँ पर क्या हो गया 4 5। अब ये तो बंध बना लिया, ये बंध बना लिया, ये बंध बना लिया, 3 और 3 6 2 8। नाइट्रोजन का अष्टक भी अभी कंप्लीट है, देख लीजिए 3 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन इसका कार्बन का कंप्लीट है, नहीं होगा। 3 और 3 6 1 3 7, इसका कंप्लीट नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा, कौन चीज का? माइनस का। इसलिए साइनाइड के बारे में कहा जाता है कि साइनाइड ऋणात्मक लिगेंड होता है, निगेटिव लिगेंड होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। अब सवाल बुआ उत्पन्न यह होता है कि मान के चलिए जब साइनाइड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये देगा, ये आपका देगा, किसको देगा? ये सेंट्रल मेटल एटम को देगा। तो जो अपना ही इलेक्ट्रॉन युग्म आपको सेंट्रल मेटल एटम को दान कर दे, जो उपसंयोजक बंध के द्वारा बंध जाए बाबू रे, उसी चीज को हम कहते हैं लिगेंड्स। उसी चीज को बुआ हम कहते हैं लिगेंड्स। दो बात हम बार बार तब से बोल रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, सेंट्रल मेटल एटम के साथ उपसंयोजक बंध बनाएगा, वही होता है लिगेंड्स। इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे इलेक्ट्रॉन युग्म देने का मतलब क्या, वही एलपी, लोन पेयर। तो आइए इसका पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलेंगे। क्या है? संकुल आयन, ध्यान देते रहना बुआ, नजर मत हटाइए, ध्यान देते रहिए। संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ध्यान देते रहिएगा, आयन के साथ संयोजित उदासीन कोमा ऋणात्मक, उदासीन कोमा ऋणात्मक कोमा धनात्मक, ऋणात्मक कोमा धनात्मक। चलिए एक बार और देख लेते हैं पढ़ के। संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ संयोजित उदासीन अणु, ऋणात्मक धनात्मक को इसको थोड़ा कर लीजिए आप, ऋणायन कोमा धनायन, ऋणायन कोमा धनायन को लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। याद रखना हमेशा ही बात। दूसरी बात वो याद रखना हमेशा, दूसरी बात हमेशा याद रखना, क्या याद रखना सर जी? सर जी ये रखना है कि लिगेंड
लिगेंड जो होते हैं बउआ वह लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं तथा सेंट्रल मेटल एटम के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, हमेशा याद रखिएगा। अब लिगेंड का अगर कोई बोलेगा कि सर जी जैसे बताइए, तो बहुत सारा लिगेंड है। जैसे हो गया F- ये भी लिगेंड है, जैसे Cl- ये भी है, H2O ये भी है, NH3 ये भी है, Cn- ये भी है, आपका हो गया En ये भी आपका लिगेंड है, आपका हो गया Br ये भी लिगेंड है, आपको ये आपका CO हो गया जिसको कार्बोनिल कहते हैं, ये भी आपका लिगेंड है। इस तरीके से कई सारे लिगेंड होते हैं, कई सारे इस तरीके से लिगेंड होते हैं। जब हम बुआ लिगेंड का प्रकार, रे बाबू, जब हम लिगेंड का प्रकार देखेंगे बुआ, सोना कहीं ध्यान देते रहिएगा, एग्जाम बहुत नजदीक है बाबू, ध्यान देते रहना। अभी इंस्टाग्राम फेसबुक इस सबसे थोड़ा हटके रहिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चौमुखी कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और हमारे ही चैनल पर धीरज सर जी का क्लास बहुत जल्द क्लास 12 का मैथ लेके आ रहे हैं, एकदम वीवीआई टॉपिक बाय टॉपिक, वीवीआई क्वेश्चन, आप ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए एक बार और लिगेंड हम बोल देते हैं कि संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ संयोजित उदासीन अणु, ऋण आयन, धन आयन को ही लिगेंड कहते हैं। लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं तथा सेंट्रल एटम को केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। ये सारा का सारा आपका लिगेंड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब हम आपको इसी में अभी तुरंत हल्का सा मिटा के अभी हम आपको इसी में बता रहे हैं एक बात, वो बात को याद रखना हमेशा, नोट में वो बात लिख लीजिएगा हमेशा। क्या गुरुजी नोट में लिखना है वो हमको बताइए। चेला जी आप लीजिए, हम क्या लिखा रहे हैं। हम चेला जी आपको ये बोल रहे हैं चेला जी, जो लिगेंड होते हैं लिगेंड वो आपका लुईस भस्म, वो आपका लुईस भस्म, लुईस भस्म, लिगेंड जो होते हैं बुआ वो हमेशा लुईस भस्म होते हैं, जबकि बुआ याद रखना केंद्रीय धातु परमाणु, जो कि केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं बुआ, केंद्रीय धातु परमाणु ये आपका जो होते हैं बुआ ये लुईस अम्ल होते हैं, या लुईस अम्ल होते हैं, याद रखना लुईस अम्ल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका भी एक लॉजिक होता है बुआ, याद रखना बुआ कि जो इलेक्ट्रॉन देगा, हम जैसे आपको इलेक्ट्रॉन दिए तो हम अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आपको दे रहे हैं तो हम भस्म हो जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉन को लिए हैं इसलिए आप अम्ल हो जाइएगा। एग्जाम्पल एकदम याद रखना, 2027 बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा लुईस भस्म है। भैया हो जब ये एलपी देखियो, एलपी आया समझ जाना बुआ कि तुम वह लुईस भस्म है, हमेशा याद रखना। और इसका भी और सारा ट्रिक है, हम क्या आपको बता दे, जैसे वर्ग 13 है, ये आपका लुईस भस्म की भांति ही व्यवहार करेगा क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। ये 11 का कंसेप्ट है, अभी हम आपको बोलेंगे तो हल्का समझिएगा, नहीं भी समझिएगा चलिए इसकी दिक्कत की बात नहीं है। आगे अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे बउआ लिगेंड का प्रकार, ध्यान देते रहना। अब हम पढ़ेंगे लिगेंड का प्रकार। चलिए हेलो गाइस, तो चलिए फिर से हम देखते हैं लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। बाबू यहां पर देखने योग्य बउआ ये बात है कि ये जो टॉपिक आएगा ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन धनात्मक लिगेंड है, निम्नलिखित में से कौन एकल दंतुक लिगेंड है, यूनिडेंटेट लिगेंड, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड है। बउआ रे ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। और अभी हम आपको उतना ही लिगेंड लिखाएंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है।
आप बोलिए, आप यह भी बोल सकते हैं कि जो एग्जाम में पूछा है वो सर लिखा रहे हैं। सेम वही चीज हम आपको लिखाने का प्रयास कर रहे हैं और लिखा रहे हैं। पहले आ जाता है लिगेंड के प्रकार। तो भैया लिगेंड के प्रकार में सबसे पहला लिगेंड आता है बाबू एक दंती लिगेंड। बउआ एक दंती लिगेंड आता है पहला में, एक दंतिक लिगेंड, एक दंती लिगेंड पहला में आता है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बउआ यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट TAT, यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ये आता है बुआ। अब सवाल उत्पन्न होता है बुआ ये कि हम यूनिडेंटेट लिगेंड कहते किसको है, हम कैसे जानेंगे? एक बात बउआ बताओ, आपको हम समझाए थे ये बात, क्या बताए थे बउआ? हम आपको बोले थे कि लिगेंड हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। कौन देगा? लिगेंड देगा। तो वैसा लिगेंड जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे, केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे, तो उसको हम कहेंगे बउआ एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड। जैसे इसका पहले परिभाषा लिखते हैं कि वैसे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु, जिनमें एक दाता परमाणु होते हैं, अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। एक दंती लिगेंड कहलाते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं। इस लाइन से तो आपका ये भी मतलब चला जी हो गया, स्पष्ट हो गया, निकल गया कि सर द्विदंती लिगेंड किसको कहेंगे? तो वैसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, उन्हें द्विदंती लिगेंड कहते हैं। इसी परिभाषा पर वो भी निकल जाएगा। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से एक दंती लिगेंड कौन कौन होते हैं जो केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम कर रहा है? एग्जाम्पल आप लीजिए एक दंती लिगेंड का, जैसे हो गया F-, ये एक दंती लिगेंड है और एक दंती में ऋणात्मक लिगेंड है, एक दंती में ऋणात्मक लिगेंड है। जैसे हम लिखे Cl-, एक दंती लिगेंड है, ऋणात्मक है। जैसे हम लिखे Br-, एक दंती लिगेंड है लेकिन ऋणात्मक लिगेंड है। बउआ ध्यान रखना, जैसे H2O एक दंती लिगेंड है लेकिन उदासीन है ये। जैसे आपका हो गया NH3 एक दंती लिगेंड है लेकिन हो गया उदासीन ये। जैसे हो गया Cn- एक दंती लिगेंड है लेकिन ऋणात्मक लिगेंड है। जैसे हो गया NO2- एक दंती लिगेंड है लेकिन आपका बउआ यहाँ पर यह ऋणात्मक लिगेंड है। जैसे OH- एक दंती लिगेंड है लेकिन यह आपका कौन चीज? ऋणात्मक लिगेंड। बाबू सोना यहाँ ध्यान दो थोड़ा। बउआ क्या देना है ध्यान? यहाँ पर ये ध्यान देना है बाबू लोग कि ये जो फ्लोरीन है केवल एक दाता परमाणु, फ्लोरीन जो है केवल एगो दाता परमाणु होते हैं इसमें। ये केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे और फ्लोरीन एकल दंतुक लिगेंड है। आपको याद रखना पड़ेगा उपसंयोजन संख्या में। और इसके ऊपर ऋणात्मक चार्ज, यहाँ भी ऋणात्मक, यहाँ भी ऋणात्मक, इस पर कोई चार्ज नहीं, न प्लस न माइनस, उदासीन। इस पर न प्लस न माइनस, उदासीन। इस पर ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक। ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में आएगा। ये इसी पर IUPAC नाम बनता है इस चैप्टर का। अब लिखने को तो बहुत सारा है, बुक में भी बहुत सारा है, हम आपको PDF उपलब्ध करा देंगे, लेकिन समस्या है जो इंपोर्टेंट है उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। चलिए अब हम द्विदंती लिगेंड्स की ओर चलेंगे।
इसको पहले हम मिटा देते हैं, उसके बाद द्विदंती लिगेंड की तरफ हम चलेंगे। चलिए अब हम दूसरा चलते हैं द्विदंती लिगेंड में। हम पहले वाले से ही दूसरा का भी परिभाषा हम निकाल देते हैं, ध्यान दीजिए। वैसे लिगेंड्स जिनमें, यहां पर देखिए, यहां पर एक को कट कर दीजिए, यहां लिख दीजिए दो, जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, अर्थात ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। आराम से, आसान है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भैया? एग्जाम्पल हो जाएगा SO4 2-। ये क्या है? ये द्विदंतिक लिगेंड है, ऋणात्मक लिगेंड है। जैसे हो जाएगा आपका कौन चीज? C2O4 2-, ये आपका द्विदंतिक लिगेंड हो गया। ये भी माइनस वाला है, ऋणात्मक। जैसे हो गया EN। अब EN जो होता है बुआ, ये भी द्विदंती लिगेंड के अंतर्गत आता है, लेकिन यह उदासीन द्विदंतिक लिगेंड है। इसका नाम क्या होता है बुआ? EN का नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। जैसे में लिख लीजिए द्विदंतिक लिगेंड में। आसान है भैया, कहीं कुछ ज्यादा नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे एक दंती, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दे द्विदंती, तीन इलेक्ट्रॉन युग्म दे त्रिदंती लिगेंड। जिसके ऊपर माइनस चार्ज है ऋणात्मक, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उदासीन। एकदम आसान है। जैसे NH4, ये आपका हो जाता है धनात्मक, वो भी एकल दंतिक लिगेंड ही है। ध्यान दीजिए। अब इसको मिटा के हम C नंबर की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब हम चलते हैं त्रिदंती लिगेंड में। त्रिदंती लिगेंड में हम क्या बोलेंगे आपको पता ही है, वही बात हम लिखते हैं कि वैसे लिगेंड जिनमें तीन दाता परमाणु होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन से तीन स्थानों पर जुड़ सकते हैं या तीन इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, उसी को हम त्रिदंती लिगेंड कहते हैं। इसी प्रकार चतुर्दंती लिगेंड किसको कहेंगे? वैसे लिगेंड जिनमें चार दाता परमाणु होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन से चार स्थानों पर जुड़ सकते हैं, चतुर्दंती लिगेंड कहते हैं। पंचदंती लिगेंड किसे कहते हैं? वैसे लिगेंड जिनमें पांच दाता परमाणु होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन से पांच स्थानों पर जुड़ सकते हैं, पंचदंती लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, पंचदंती लिगेंड तक आप लोग लिख लीजिएगा। पहले आप देख लीजिए त्रिदंती लिगेंड का उदाहरण क्या होगा। त्रिदंती लिगेंड का उदाहरण यह हो जाता है बुआ कि देखो जैसे H2C है, ठीक है। अब ये जो हमारा H2C है, ये जो हमारा H2C है, इसको गौर से देखना। H2C ये आपका CH2 NH2 से अटैच है, यहां पर आपका Lp है। फिर ये जो है आपका ये यहाँ NH है, फिर ये जो है आपका ये आपका CH2 NH2 है, और यहां पर जो आपका यहां पर है ये आपका H2C है। क्या है ये? H2C है। ये जो आपका हलाया यहां पर देखिए, एक यहां से इलेक्ट्रॉन युग्म जाएगा देने, एक यहां से जाएगा देने, एक यहां से जाएगा देने। कुल मिला के क्या गो दिया इसको? तीन गो परमाणु, तीन परमाणु, तीन दाता परमाणु है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये तीन स्थान पर उपसंयोजक बंध से जुड़ सकते हैं। इस कारण से इसको हम त्रिदंती लिगेंड के, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है बुआ डाइइन। इसका नाम है डाइइन। इसका पूरा नाम बुआ क्या है? इसका पूरा नाम हो जाता है बुआ डाई एथिलीन। इसका पूरा नाम बाबू हो जाता है डाई एथिलीन ट्राइएमीन। कहना हो गया डाई एथिलीन। देख लीजिए कार्बन, तो एमीन देख लीजिए, तीन वो एमीन है, एक दो तीन एमीन हो गया। अब बाद बाकी आपका एथिलीन डाई दो गो है। यहाँ देखिए एथिलीन C2H है, यहाँ दो गो और यहाँ दो गो, तो दो और दो, एक और एक, दो एक और एक, दो, मतलब दो इधर दो, तो हम एक ये एथिलीन हो गया, एक ये एथिलीन हो गया, तो दो गो एथिलीन हुआ, इसलिए इसको डाई एथिलीन ट्राइएमीन इसका नाम बोलते हैं। इसमें तीन दाता परमाणु, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ।
मतलब 3 जगह से ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने का काम करेगा। इसी कारण से इसे हम त्रिदंतु लिगेंड कहते हैं। अब यहीं पर इसको हम चतुर्दंती लिगेंड में अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं। देखिएगा ये डी नंबर है, ये आपका क्या हो जाएगा, चतुर्दंती लिगेंड। ध्यान देना, चतुर्दंती लिगेंड इसको कहते हैं हम टेट्रा, TETRA, टेट्रा डेंटेट लिगेंड्स। क्या इसका परिभाषा होगा, वैसे लिगेंड जिनमें आपको अभी तुरंत सिखेवे किए हैं 4 दाता परमाणु होते हैं तथा जो केंद्रीय धातु परमाणु आयन से 4 स्थानों पर जुड़ सकते हैं, चतुर्दंती लिगेंड कहलाते हैं। चतुर्दंती लिगेंड कहते हैं। अब चतुर्दंती लिगेंड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा वो भी आप गौर से देख लीजिए। इसमें 4 दाता परमाणु होगा, जैसे मान के चलिए AN है, यहाँ है, एक यहाँ पर है CH2COO-, एक यहाँ पर है CH2COO-, एक यहाँ पर है CH2COO-। समझ गए बात। अब सर ये क्या हो गया सो बताइए आप हमको। देखिए यहाँ पर 4 गो देने वाला है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 गो यहाँ और एक यहाँ, 1 2 3 1 कितना 4। तो इसमें 4 दाता परमाणु होता है, इसलिए इसको चतुर्दंती लिगेंड कहते हैं। सर जी इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नाइट्रिलो एसीटेटो या एसीटेट, याद रखिएगा। ये आपका हो गया चतुर्दंती लिगेंड। इसी प्रकार आप पंचदंती लिगेंड 5 दाता परमाणु कर सकते हैं। 2 से अधिक आ जाएगा तो सब बहुदंती लिगेंड के ही अंतर्गत आएगा चेला, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आज का क्लास बस हम इतना ही तक रखेंगे। अब हम अगले दिन बुआ जब हम आएंगे तब हम उप सहसंयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है। एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम ही ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है उप सहसंयोजन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। तो अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा, निश्चित तौर पर आप देख लीजिएगा अगले वीडियो। और ये तभी हो सकता है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां नोटिफिकेशन में जाके ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको जब जब वीडियो अपलोड हो तो हमारे चैनल पर तब आपको पता चलते रहे। आप ध्यान देते रहिए, हमारे टीम के साथ जुड़ा रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आनंद रहिए और हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।